दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। मेरा नाम है आशुतोष उपाध्याय और आज का जो हमारा वीडियो होगा ये आपका यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की जो परीक्षा होने वाली है अगस्त में, अगले महीने में, उस परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान का ये धुआंधार 50 प्रश्न होगा दोस्तों। और ये 50 प्रश्न होंगे आपके पिछले साल 2018 में जो परीक्षा हुई थी बीएड में, उसी पेपर का ये 50 प्रश्न होगा सामान्य ज्ञान का। अर्थात खंड अ में सामान्य ज्ञान आता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो खंड अ सामान्य ज्ञान के 2018 पेपर के धुआंधार 50 प्रश्न होंगे दोस्तों। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इसका खंड ब जो है, यानी कि जिस खंड ब में आपका तार्किक अभिरुचि और कला वर्ग के लिए सामान्य ज्ञान होता है, तो वो खंड ब का ऑलरेडी 100 प्रश्नों का वीडियो हमारे इस ऑल हिट एग्जाम चैनल पर पहले से ही अपलोड किया गया है, जिसका कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जा करके आप उस वीडियो को भी देख लेंगे तो आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा 2018 का। तो दोस्तों पहला प्रश्न आया था 2018 यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में, खंड अ में सामान्य ज्ञान में, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी नॉर्वे। तो दोस्तों पहले नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी जापान बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां सूरज की किरणें सबसे पहले पृथ्वी पर पड़ती हैं। जापान को जापानी भाषा में निहोन या निप्पॉन भी कहा जाता है। इसकी अवस्थिति द्वीपीय है जो प्रशांत महासागर में है। तो दोस्तों पहले नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी जापान बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? ऑप्शन ए 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी 61वां संशोधन अधिनियम 1989, ऑप्शन डी 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। तो दोस्तों दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 61वां संविधान संशोधन 1989 को आधिकारिक तौर पर 1988 का अधिनियम माना जाता है, जिसके अनुसार मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। तो दोस्तों दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी 61वां संशोधन अधिनियम 1989 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 5 दिसंबर को, ऑप्शन सी 5 अगस्त को, ऑप्शन डी 5 सितंबर को। दोस्तों तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए 5 अक्टूबर को बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि विश्व शिक्षक दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी कहा जाता है, हर साल 5 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। यह दिवस 1994 में अस्तित्व में आया। इसी दिन 1966 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सिफारिश पत्र पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। तो दोस्तों तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए 5 अक्टूबर को बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा प्रश्न है दोस्तों, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद, ऑप्शन डी गुरु नानक देव। तो दोस्तों चौथे नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा 1699 ईस्वी में बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में किया गया था। खालसा सिख धर्म के विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का एक सामूहिक रूप होता है। तो दोस्तों चौथे नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो दोस्तों पांचवें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका ऑप्शन बी सतलुज बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर बना है। यह बांध दो बांधों भाखड़ा और नांगल बांधों से मिलकर बना है। भाखड़ा बांध नांगल बांध से 13 किलोमीटर दूर बना है। इस परियोजना का उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई का है। इसलिए 5 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी सतलुज बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। छठवां प्रश्न दोस्तों, सूर्य ग्रहण होता है जब? ऑप्शन ए सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, ऑप्शन डी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। तो दोस्तों छठवें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है।
तो दोस्तों आपका सूर्य ग्रहण होता है। अब कैसे होता है दोस्तों, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप में चंद्रमा द्वारा ढक दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण या पूर्ण या आंशिक होता है। तो दोस्तों 6वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 7वां प्रश्न दोस्तों, एनसीटीई क्या है? ऑप्शन ए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन, ऑप्शन डी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो दोस्तों 7वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यह 1993 के अधिनियम का परिणत रूप है। इसका औपचारिक कार्य भारतीय शिक्षा प्रणाली में मानकों और प्रक्रियाओं की निगरानी करना है। तो दोस्तों 7वें नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 8वां प्रश्न दोस्तों, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थकर हैं? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22। तो दोस्तों 8वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए 24 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जैनवाद के अनुसार 24 तीर्थकर माने गए हैं, जिनमें पहले तीर्थकर ऋषभदेव तथा 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म का अर्थ है जिन द्वारा प्रतिवर्तित धर्म, जो जिन के अनुयायी होते हैं उन्हें जैन कहते हैं। तो दोस्तों 8 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए 24 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 9वां प्रश्न दोस्तों, चूना पत्थर परिष्कृतिकरण के बाद परिवर्तित होता है? ऑप्शन ए मार्बल, ऑप्शन बी क्वार्टाइज, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी स्लेट। तो दोस्तों 9वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए मार्बल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि मार्बल या संगमरमर पत्थर का एक कायांतरित शैल है जो कि चूना पत्थर के कायांतरण का परिणाम है। यह अधिकतर कैल्साइट का बना होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्कटी रूप होता है। तो दोस्तों 9 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए मार्बल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10वां प्रश्न दोस्तों, एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि? ऑप्शन ए यह एक नामीकरण है जो कभी कभी सरकारी एवं सहकारी बैंकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी यह 1969 एवं उसके बाद घोषित राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में है, ऑप्शन डी यह आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। तो दोस्तों 10 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि भारत में शेड्यूल बैंक वह बैंक है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है। यह एक नामकरण जैसी प्रक्रिया है जो कभी कभी सरकारी एवं सहकारी बैंकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों आपका 10वें नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ जिस पीडीएफ से मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं, ये पीडीएफ अगर आप सभी को चाहिए तो आप हमारे फेसबुक अकाउंट पर आ सकते हैं। फेसबुक है हमारा ऑल हिट एग्जाम और वहां पर आपको सारे क्लासेस के पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों पीडीएफ के लिए आप हमारे फेसबुक अकाउंट ऑल हिट एग्जाम को सर्च करेंगे आप फेसबुक पे ऑल हिट एग्जाम, तो आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं 11वें नंबर के प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए 12 सदस्य, ऑप्शन बी 15 सदस्य, ऑप्शन सी 6 सदस्य, ऑप्शन डी 9 सदस्य। तो दोस्तों 11 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, 12 सदस्य। क्यों होगा? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा 250 से अधिक सदस्यों से बनी है, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन लोगों में से नामित किए जाते हैं जिनके पास साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान एवं अनुभव होता है। उन्हीं को राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों 11 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए 12 सदस्य बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 12वां प्रश्न दोस्तों, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? ऑप्शन ए कथा साहित्य फिक्शन राइटिंग, ऑप्शन बी साहसिक कार्य एडवेंचर, ऑप्शन सी विज्ञान साइंस, ऑप्शन डी औषधि मेडिसिन। तो दोस्तों 12 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए कथा साहित्य फिक्शन राइटिंग बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि बुकर पुरस्कार कथा साहित्य फिक्शन राइटिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। रचना अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। अरविंद अडिगा सहित यह पुरस्कार 5 बार भारतीय मूल के लेखकों को दिया जा चुका है। तो दोस्तों 12 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए कथा साहित्य फिक्शन राइटिंग बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, चौथा खंबा संप्रत्यय संदर्भित करता है? ऑप्शन ए न्यायपालिका, ऑप्शन बी प्रेस, ऑप्शन सी विधायिका, ऑप्शन डी कार्यपालिका। तो दोस्तों 13 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी प्रेस बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि चौथा खंबा संज्ञा लोकतांत्रिक देशों में प्रेस के संदर्भ में कहा जाता है। प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी भी देश में लोकतांत्रिक मूल्यों के आधारभूत सिद्धांतों को बनाए रखने का कार्य करता है। विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका इसके अन्य 3 स्तंभ हैं। तो दोस्तों 13 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी प्रेस बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
14वां प्रश्न है भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सम्राट अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो दोस्तों 14 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक रहे हैं। प्रयाग प्रशस्ति तथा अन्य ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से पता चलता है कि समुद्रगुप्त की विजय पताका लगभग संपूर्ण भारत पर लहराती थी। इन्हीं समान गुणधर्म होने के कारण ही इनकी नेपोलियन से तुलना की गई है। तो दोस्तों 14 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 15वां प्रश्न है शोभना गुरुटू प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए ख्याल एवं ध्रुपद, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी ख्याल, ऑप्शन डी ठुमरी। तो दोस्तों 15 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी ठुमरी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि शोभना या शोभा गुरुटू भारतीय शास्त्रीय शैली की एक प्रसिद्ध गायिका थी। उनका मूल नाम भानुमति शिरोडकर था। उन्होंने गायन की ठुमरी शैली को विश्व भर में ख्याति दिलाई। शोभा गुरुटू को ठुमरियों की रानी कहा जाता है। उन्होंने ठुमरी के अतिरिक्त कजरी, होरी, दादरा आदि के गायन और विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया था। तो दोस्तों 15 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर डी ठुमरी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 16वां प्रश्न है सौर मंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए मंगल एवं बुध, ऑप्शन बी बुध एवं शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी एवं मंगल, ऑप्शन डी पृथ्वी एवं बुध। तो दोस्तों 16 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी बुध एवं शुक्र बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सौर मंडल के जिन दो ग्रहों को निकृष्टम या इन्फीरियर प्लैनेट की श्रेणी में रखा गया है वह बुध और शुक्र हैं। निकृष्टम या इन्फीरियर ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकटस्थ ग्रह होते हैं। तो दोस्तों आपका 16 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी बुध एवं शुक्र बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये निकृष्ट नहीं निकट है, ये आपका निकट है, निकटवर्ती। तो दोस्तों निकटवर्ती ग्रह आपका बुध एवं शुक्र है। 17वां प्रश्न है रेटिनाल का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन बी। तो दोस्तों 17 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है। यह विटामिन आंखों से देखने के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। साथ ही यह बीमारी से बचने के काम आता है। यह अनेक अंगों को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। तो दोस्तों 17 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 18वां प्रश्न है पाक जलडमरू मध्य अलग करता है किन दो देशों को? ऑप्शन ए पाकिस्तान और श्रीलंका को, ऑप्शन बी ब्रिटेन और फ्रांस को, ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान को, ऑप्शन डी भारत और श्रीलंका को। तो दोस्तों 18 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी भारत और श्रीलंका को बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। यह पाक की खाड़ी के रूप में जाना जाता है। भारत के राज्य तमिलनाडु द्वीप राष्ट्र के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संयोजी है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ता है। तो दोस्तों 18 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी भारत और श्रीलंका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 19वां प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित है? ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 280, ऑप्शन डी 324। तो दोस्तों 19 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी 324 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्थान है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न प्रतिनिधियों संस्थाओं के प्रतिनिधि के चुनाव हेतु किया जाता है। निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। तो दोस्तों 19 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर डी 324 अनुच्छेद बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 20वां प्रश्न है पोंगल त्योहार है। ऑप्शन ए तमिलनाडु का, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन सी असम का, ऑप्शन डी केरल का। तो दोस्तों 20 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि पोंगल तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह प्रतिवर्ष 14 से 15 जनवरी के बीच मनाया जाता है। इसकी तुलना नव्वान से की जा सकती है जो फसल कटाई का उत्सव होता है। पोंगल का तमिल में अर्थ उफान या विप्लव होता है। तो दोस्तों 20 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 21वां प्रश्न है वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों 21 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना है। देश का 29वां राज्य है। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। तेलंगाना का शाब्दिक अर्थ तेलुगुओं की भूमि। यह राज्य जून 2014 में अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों 21 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 22वां प्रश्न है जापान की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन ए शोरा, ऑप्शन बी मजलिस, ऑप्शन सी डायट, ऑप्शन डी नेसेट। तो दोस्तों 22 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन नंबर सी डायट बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
क्यों होगा? क्योंकि जापान की संसद को डायट कहा जाता है जो द्विसदनीय होता है। इसकी निचली सदन को प्रतिनिधि सभा और ऊपरी सदन को पार्षद सभा कहते हैं। दोनों सदनों का चुनाव समानांतर मतदान से होता है। कानून बनाने के साथ साथ प्रधानमंत्री का चुनाव करना भी संसद की जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों 22 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर सी डायट बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 23वां प्रश्न है ओमान की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए रियाद, ऑप्शन बी रामल्लाह, ऑप्शन सी आबू धाबी, ऑप्शन डी मस्कट। तो दोस्तों 23 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी मस्कट बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ओमान अरब प्रायद्वीप के पूर्व दक्षिण में स्थित एक देश है जिसे आधिकारिक रूप से सल्तनत ओमान नाम से जाना जाता है। ओमान की राजधानी मस्कट है। तो दोस्तों 23 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर डी मस्कट बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 24वां प्रश्न है बिहू डैश 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 का मुख्य त्योहार है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों 24 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए असम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि बिहू असम का मुख्य त्यौहार है। यह असम के 3 अलग अलग सांस्कृतिक उत्सवों के एक समूह को दर्शाता है और दुनिया भर के असमी प्रवासी इसे धूमधाम से मनाते हैं। यद्यपि ये प्राचीन संस्कार और प्रथाओं को उनके मूल मानते हैं। बिहू शब्द बिहू नृत्य और बिहू लोक गीतों दोनों की ओर संकेत करते हैं। तो दोस्तों 24 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर ए असम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 25वां प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश 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 में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 51 ए, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो दोस्तों 25 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी 51 ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 ए जो संविधान के भाग 4 क में वर्णित है, मूल कर्तव्यों के प्रावधान मूल संविधान में नहीं थे। इसे 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है। तो दोस्तों यह पूर्व सोवियत संघ के संविधान से भी लिया गया है। तो दोस्तों 25 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी 51 ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि 51 ए में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। 26वां प्रश्न है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है? ऑप्शन ए पेलाग्रा, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी ऑस्टियोमाइलिसिस, ऑप्शन डी स्कर्वी। तो दोस्तों 26 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी स्कर्वी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इस रोग के लक्षणों में त्वचा में खरोंचे, मसूड़ों में खून आना, कमजोरी, थकान और त्वचा पर चकत्ते होते हैं। आंवला, नींबू आदि खट्टे फल इस विटामिन के मुख्य स्रोत होते हैं। तो दोस्तों 26 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी स्कर्वी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 27वां प्रश्न है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 2011 से 2025, ऑप्शन बी 2016 से 2030, ऑप्शन सी 2001 से 2015, ऑप्शन डी 2006 से 2020। तो दोस्तों 27 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी 2016 से 2030 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2016 से लेकर 2030 की अवधि निर्धारित की गई है। यह पूर्व में वर्ष 2000 से लेकर 2015 की अवधि निर्धारित की गई थी। तो 27 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर बी 2016 से लेकर 2030 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं? ऑप्शन ए निर्मल भारत अभियान से, ऑप्शन बी बचपन बचाओ आंदोलन से, ऑप्शन सी नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ऑप्शन डी चिपको आंदोलन से। तो दोस्तों 28 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी बचपन बचाओ आंदोलन से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर हैं। उन्होंने वर्ष 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके बाद से वे विश्व भर के 144 देशों के 83,000 बच्चों से अधिक के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर चुके हैं और इनके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो दोस्तों 28 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 29वां प्रश्न है किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? ऑप्शन ए अरुण जेटली, ऑप्शन बी सुरेश प्रभु, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी मनोज सिन्हा। तो दोस्तों 29 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी सुरेश प्रभु बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि वर्ष 2016 के बजट में आर्थिक बजट और रेल बजट अंतिम बार अलग अलग पेश किया गया। रेल बजट को तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2017 में आम बजट में रेल बजट को भी शामिल कर दिया गया। तो दोस्तों 29 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी सुरेश प्रभु बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 30वां प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद डैश 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 के राज्यपाल थे? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों 30 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिहार बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित रामनाथ कोविंद अपने निर्वाचित होने से पूर्व तक बिहार के राज्यपाल थे, अर्थात 2015 से लेकर 2017 तक वे बिहार के राज्यपाल थे। उन्होंने राष्ट्रपति पद 25 जुलाई
2017 को ग्रहण किया तथा उनकी पदावधि जुलाई 2022 तक रहेगी। तो दोस्तों 30 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए बिहार बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, अधिकार, कर्तव्य, ऑप्शन बी समता, समानता, भ्रातृत्व, ऑप्शन सी स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, ऑप्शन डी स्वतंत्रता, समानता और अधिकार। तो दोस्तों 31 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना था। फ्रांसीसी क्रांति को पूरे विश्व के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। इस क्रांति ने अन्य यूरोपीय देशों में भी स्वतंत्रता की ललक कायम की थी। क्रांति के इस नारे को भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। तो दोस्तों 31 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 32वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन ए शरद कुमार, ऑप्शन बी मुरलीकांत केटकर, ऑप्शन सी वरुण सिंह भाटी, ऑप्शन डी मरियप्पन थंगावेलु। तो दोस्तों 32 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी मरियप्पन थंगावेलु बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि मरियप्पन थंगावेलु ने ऊंची कूद में रियो पैरालंपिक्स वर्ष 2016 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ये 5 वर्ष की आयु में स्कूल जाते समय दुर्घटनाग्रस्त होने से अपना दाहिना पैर गंवा बैठे 21 वर्षीय थंगावेलु ने 1.89 मीटर की कूद लगाकर स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों 32 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी मरियप्पन थंगावेलु बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह ऑप्शन ए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी नेशनल जुडिशियल कमीशन के सदस्य बने, ऑप्शन डी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनः निर्वाचित हुए। तो दोस्तों 33 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनः निर्वाचित हुए थे। क्योंकि न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं। भारत की ओर से वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर 27 अप्रैल 2012 को निर्वाचित हुए थे। नवंबर 2017 में वे इस पद पर दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुन लिए गए हैं। उनका यह कार्यकाल वर्ष 2022 तक रहेगा। तो दोस्तों 33 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, डैश 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 को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है? ऑप्शन ए न्याय, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी गीता, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो दोस्तों 34 नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि प्राचीन भारत के वैदिक युग में ऋचाओं के संकलन का ग्रंथ ऋग्वेद सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। यह श्रुति ग्रंथ है। रामायण वाल्मीकि द्वारा, गीता वेद व्यास द्वारा तथा न्याय गौतम द्वारा रचित है। तो दोस्तों 34 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 35वां प्रश्न दोस्तों, किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी गतिशीलता में, ऑप्शन सी तीव्र वृद्धि में, ऑप्शन डी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। तो दोस्तों 35 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। क्यों? क्योंकि किसी भी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां संवेदनाओं तथा स्पर्श के प्रति उद्दीपक का कार्य करती हैं तथा जिसके फलस्वरूप अनुक्रिया होती है। ये ज्ञानेंद्रियां आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा हैं। इनके गुणधर्म द्वारा प्राप्त ज्ञान से अनुवर्ती क्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों 35 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, डैश 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 को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन डी CD देशमुख। तो दोस्तों 36 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी MS स्वामीनाथन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि MS स्वामीनाथन पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उन्होंने वर्ष 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के हाइब्रिड बीज विकसित किए। वर्ष 1972 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। तो दोस्तों 36 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर सी MS स्वामीनाथन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की प्रधानमंत्री हैं, यानी कि कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शन ए कनाडा के, ऑप्शन बी स्पेन के, ऑप्शन सी इटली के, ऑप्शन डी फ्रांस के। तो दोस्तों 37 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए कनाडा के बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जस्टिन ट्रूडो 46 वर्षीय कनाडा के राजनेता, लिबरल पार्टी के नेता और कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। जस्टिन कनाडा के 15वें प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो के ज्येष्ठ पुत्र हैं। उन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की थी। तो दोस्तों 37 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए कनाडा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 38 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन ए जूलियस सीजर, ऑप्शन बी हैमलेट, ऑप्शन सी आर्म्स एंड द मैन, ऑप्शन डी एज यू लाइक इट। तो दोस्तों 38 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी आर्म्स एंड द मैन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जूलियस सीजर, हैमलेट, एज यू लाइक इट नाटक शेक्सपियर के द्वारा रचा गया है, परंतु
आर्म्स एंड द मैन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया नाटक है। यह हास्य नाटक है और यह प्रेम तथा युद्ध की समानता को दर्शाता है। तो दोस्तों 38 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी आर्म्स एंड द मैन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 39वां प्रश्न है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए चेन्नई में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी बेंगलुरु में। तो दोस्तों 39 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 24 जून 1981 में की गई। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत प्रतिरक्षा शोध संबंधी कार्य किया जाता है। तो दोस्तों 39 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 40वां प्रश्न है 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी स्पेन में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया में। तो दोस्तों 40 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर ए जापान में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वर्ष 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 तक होने वाला था। यह 56 वर्षों के पश्चात जापान में ओलंपिक खेल का आयोजन करना था, लेकिन दोस्तों कोरोना वायरस के चलते आपका ये सारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। तो दोस्तों 40 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर ए जापान में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 41वां प्रश्न है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित करना यानी कि मिलान करना है। तो दोस्तों पहले वाले कॉलम में आपकी बीमारी दी गई है और दूसरे वाले कॉलम में आपका कारण दिया गया, यानी कि कौन सी बीमारी किस कारण से होती है। दोस्तों 41 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही मिलान होगा वो समझ लीजिए, रिंग वर्म ऑप्शन ए जो है वो आपका फंजाई यानी कि फंजाई से होता है रिंग वर्म की बीमारी, और मलेरिया जो है आपका ये प्रोटोजोआ से होता है, कॉलेरा जो होता है आपका ये बैक्टीरिया से होता है, और एनीमिया जो है आपका ये लौह की कमी से होता है, यानी कि चौथा विकल्प हो जाएगा। तो दोस्तों 41 नंबर के प्रश्न को आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। 42वां प्रश्न, निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों 42 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 1857 की क्रांति के सभी प्रमुख कारणों में एक राज्य हड़प नीति भी रहा। इसका प्रायोजक लॉर्ड डलहौजी था, जिसने अवध, सतारा, धौलपुर, झांसी, उदयपुर के रियासतों को छिन्न भिन्न करके रख दिया। इस हड़प नीति द्वारा उत्तराधिकार विहीन राजाओं के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। तो दोस्तों 42 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 43वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए कैमरा, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी माउस। तो दोस्तों 43 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो दस्तावेजों या कागज और चित्रों को प्रिंट करता है तथा जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। यह एक बाह्य आउटपुट डिवाइस होता है, यह डेटा प्रिंट करता है जिससे कंप्यूटर संसाधित होता है। तो दोस्तों 43 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 44वां प्रश्न है हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है। ऑप्शन ए अबुल फजल की, ऑप्शन बी रस खान की, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी की, ऑप्शन डी अमीर खुसरो की। तो दोस्तों 44 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी मलिक मोहम्मद जायसी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हिंदी पिक्चर फिल्म पद्मावत मध्यकालीन घटनाओं को चित्रित करती है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। यह चित्तौड़ की रानी पद्मावती तथा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की तथाकथित कथा को दर्शाती है। तो दोस्तों 44 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर सी मलिक मोहम्मद जायसी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 45वां प्रश्न है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम ने, ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी ने, ऑप्शन डी महमूद गजनवी ने। तो दोस्तों 45 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी महमूद गजनवी ने बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि महमूद गजनवी अफगानिस्तान के गजनी राज्य का शासक था, जिसने धन की लालच में भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किए थे। 1024 ईस्वी में उसने अपनी सेना के साथ सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया। यहाँ 25,000 श्रद्धालुओं की हत्या कर दी। भयंकर लूटपाट के बाद गजनवी कच्छ के रण से वापस जाने के लिए निकल पड़ा। तो दोस्तों 45 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी महमूद गजनवी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 46वां प्रश्न है सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए पतंजलि को, ऑप्शन बी वाल्मीकि को, ऑप्शन सी कपिल को, ऑप्शन डी गौतम को। तो दोस्तों 46 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर सी कपिल को बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि भारतीय दर्शन के 6 प्रकारों में से सांख्य भी एक दर्शन था जो प्राचीन काल में अत्यंत लोकप्रिय तथा प्रचलित रहा। इसके प्रतिपादक कपिल मुनि थे। यह अद्वैत वेदांत से सर्वथा विपरीत मान्यताएं रखने वाला दर्शन है। तो दोस्तों 46 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर सी कपिल को बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 47वां प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों 47 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। वे ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपासी व्यापारी तथा आरंभिक राजनीतिज्ञ व सामाजिक नेता थे, जिन्हें 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुना गया था। तो दोस्तों 47 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
48वां प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं? ऑप्शन ए पंडित पूर्णचंद, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राजा श्री प्रसाद सिंह सितारे हिंद, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों 48 नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प होगा वह आपका ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सरस्वती हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध रूप गुण संपन्न प्रतिनिधि पत्रिका थी। इस पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से वर्ष 1900 के जनवरी मास में प्रारंभ हुआ था। वर्ष 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए और वर्ष 1920 तक रहे। तो दोस्तों 48 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, मदर पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए बेन जॉनसन ने, ऑप्शन बी ऑस्कर वाइल्डे ने, ऑप्शन सी टी.एस. इलियट ने, ऑप्शन डी मैक्सिम गोर्की ने। तो दोस्तों 49 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर डी मैक्सिम गोर्की ने बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मदर पुस्तक रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के द्वारा लिखा गया था। मैक्सिम गोर्की ने समाजवादी यथार्थवाद नामक साहित्यिक परिभाषा की स्थापना भी की थी वर्ष 1906 से लेकर 1913 तक, और फिर वर्ष 1921 से लेकर 1929 तक वे रूस से निष्कासित रहे। तो दोस्तों 49 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर डी मैक्सिम गोर्की बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों 50 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा आपका यूपी बीएड 2018 की परीक्षा में जो सामान्य ज्ञान का प्रश्न पूछा गया था उसका, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में लागू किया गया। ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017 से, ऑप्शन बी 1 सितंबर 2017 से, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2017 से, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2017 से। तो दोस्तों 50 नंबर के आखिरी प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 2017 से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वस्तु व सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। यह एक देश एक कर के सिद्धांत पर कार्य करने वाली दर है। इस प्रकार के 5 स्तर हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका यूपी बीएड 2018 की प्रथम पाली में जो परीक्षा हुआ था उसमें सामान्य ज्ञान के जो 50 प्रश्न पूछे गए थे उसका वीडियो यहाँ पर ये समाप्त होता है। और इसके बाद जो पेपर सेकंड हुआ था, यानी कि द्वितीय पाली में जो परीक्षा यूपी बीएड 2018 में हुई थी, उसमें जो आपके पूरे 100 प्रश्न पूछे गए थे, 50 प्रश्न रीजनिंग से और 50 प्रश्न आपके कला वर्ग से जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे, वे सेकंड पेपर में ऑलरेडी मैंने बना करके अपलोड कर दिया है। उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये यूपी बीएड 2018 का पेपर 2 वीडियो में 2 पार्ट में आपका ये कंप्लीट हो गया हमारे चैनल पर। तो आप आराम से देख सकते हैं 2018 के प्रीवियस ईयर के पेपर को, जिससे कि आपको आगामी 2020 की परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं इसके अगले पार्ट में, यानी कि जो आपका 2018 के पेपर में हिंदी वाला पार्ट छूट रहा है 50 प्रश्न का, उसको भी मैं कल आपको बना करके दे दूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जो भी यूपी बीएड 2020 की परीक्षा की तैयारी करने में लगे हुए हैं उन सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।